हेलो दोस्तों, मैं अपने बचपन के समय में जो किस्से कहानियाँ बुज़ुर्गों से सुना करता था वो आज आपके सामने सुनाना चाह रहा हूँ। उस दौरान शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन लोगों को राजा महाराजाओं के बारे में किस्से कहानियाँ बहुत सारी याद थी, कंठस्थ याद थी। वो ही बचपन में हम सुनते थे, उन्हीं को आज मैं आपके सामने सुनाना चाह रहा हूँ। उनमें से कुछ प्रसिद्ध राजा महाराजा जैसे राजा वीर विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा नल, दानवीर कर्ण इत्यादि इत्यादि। तो उन्हीं में से आज मैं राजा भोज का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत लंबी होने के कारण मैं इसके भागवाही प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम भाग में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण था जिसका नाम गंगादीन था। और गंगादीन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए जाना चाहता था। वहाँ से गंगा जी का रास्ता 52 दिन का था और उसने अपने साथ में, उस समय पैदल के रास्ते थे, घोड़े, बैलगाड़ी इत्यादि से ही या पैदल सफ़र किया जाता था। उसने अपने साथ में अपने परम मित्र नाई, जिसका नाम गांगलो नाई था, उसको अपने पास बुलाया और गंगा जी नहाने का प्रस्ताव रखा। उस नाई की नई नई शादी हुई थी। उसने बोला कि मैं अपने घर में सलाह करके तभी आपको जवाब दूंगा। वह नाई अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बताया कि पंडित जी गंगा नहाने के लिए बोल रहे हैं और मुझे ले जाने के साथ में ले जाने के लिए कह रहे हैं, तो 52 दिन का वहाँ का रास्ता है, बताओ मैं क्या करूं। तो पत्नी ने मना किया कि आप कोई भी बहाना बना के उसको मना कर दो। लेकिन बोला ऐसे कैसे कोई बहाना बनाऊं। पत्नी बहुत चालाक थी, बहुत तेज़ तर्रार थी। उसने दूर आगे से बताया कि आप जिस जगह भी रात में रुकोगे या रास्ते में जहाँ भी कोई ऐसी नई चीज़ दिखाई दे जिसके बारे में बताना असंभव हो, उसका पंडित जी से पूछ लेना, ये शर्त रख लेना। अगर उस के बारे में, उस वृत्तांत के बारे में हमको बताया जाएगा और हमारी संतुष्टि हुई तो ही हम आगे आपके साथ जाएंगे, अदरवाइज़ हम वापस हो जाएंगे। पंडित जी के सामने ये प्रस्ताव रखा। पंडित जी ने सुनते ही उसको स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन गंगा जी नहाने के लिए तैयारी कर ली गई और पंडित जी अपना घोड़ा लेके और साथ में वो गांगलो नाई भी चल दिया। वो अपने रास्ते का राशन पानी लेके चल दिए। पहला पड़ाव एक जंगल के अंदर, नगरी से बाहर, संध्या टाइम में, जब दिन छिपने जा रहा था, अंधेरा होने से पहले ही वहाँ पे रोक दिया। और वहाँ पे एक कुआं था। उस कुएं पे के पास वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा दिया और घोड़े को वहाँ घास चरने के लिए छोड़ दिया तथा उस नाई से आदेश दिया, भाई तुम जाओ इस नगरी के अंदर, कुछ राशन पानी लेके आ जाओ, हमारा भी, घोड़े के लिए भी, और जो कुछ देखना है तुम्हें वो देख के आ जाना। और तब तक मैं अपना स्नान ध्यान कर लेता हूँ, उसके बाद भोजन इत्यादि करेंगे। ऐसा सुनने के पश्चात नाई वहाँ से उस नगरी की तरफ चल दिया। कुछ थोड़ी ही दूरी पे नगरी थी। उस नगरी के अंदर वो देखता है, क्या देखता है, एक दरवाज़ा जिसका बहुत भारी गेट बना हुआ था। बाहरी गेट के ऊपर बहुत सारे टूटे हुए जूते
चप्पल इत्यादि पड़े हुए थे पुराने, और एक बकरे की खाल दरवाजे के बीच में लटकी हुई थी, बांध के लटका रखी थी। उसमें एक आदेश भी वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी कोई इस नगरी के अंदर प्रवेश करे, इस दरवाजे से प्रवेश करेगा, वो इस बकरे को 5 जूत जाते हुए मारेगा और 5 ही जूत वापस निकलते हुए समय मारेगा। आदेश उस पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने नाई ने 5 वहाँ पड़ी जुतियों को उठाकर 5 जूते उसके बकरे के मारे और नगरी के अंदर प्रवेश कर गया। वहाँ से राशन पानी, वो खाद्य सामग्री जो कुछ लेना था वो इकट्ठा किया, और जिस भी दुकानदार से या किसी भी व्यक्ति से वहाँ इस बारे में पूछने लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कारण है, ये क्यों मार रहे हैं इसको, ये तो बहुत सूखा हो गया, सूख गया है, खाल खाल बची हुई है और वो भी सूखी हुई चमड़ी है बकरे की, तब भी लोग बाग इसको जूत मार रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब जूते मार के निकल रहे हैं, ऐसा क्या कारण कर दिया, क्या हो गया, इसके बारे में कोई बताएगा। सब ने बताने से मना कर दिया और बोले आपने जो आदेश लिखा है उसका पालन करते हुए आना और जाना है, और फालतू इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसको वहाँ से सबने बताने से मना कर दिया। नाई को ध्यान आया कि हाँ, पंडित जी से ये बात पूछूंगा और पंडित जी इस बात को मुझे बता नहीं पाएगा और मुझे अगले ही दिन अपने घर वापस जाने का मौका मिल जाएगा। अब वह राशन पानी लेके नगरी से बाहर 5 जूत बाहर गेट में मारते हुए वो बकरे के और बाहर आ गया और पंडित जी के पास पहुंच गया। वहाँ पे अपने राशन पानी रखा, घोड़े को न्यार फूस जो लाया था वो डाल दिया और अपने लिए आटा लगा के और पंडित जी कर अपना खाना बनाने शुरू कर दिया। खाना बनाने के पश्चात पंडित जी से और उसने दोनों ने अपना खाना खाया और सुबह के लिए कुछ रोटियां बना के रखी थी नाश्ते के लिए, तो वो 2-2 रोटी दोनों अलग अलग जगह बांधने लगा नाई। तब पंडित जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो 2 जगह एक ही जगह कर देना, सूखेगी नहीं। तो वो बोला कि महाराज मैं ऐसी जगह ऐसा हिसाब किताब देख के आया हूँ आज जो आपसे बताया नहीं जाएगा, इसलिए आपका मेरा रास्ता अलग अलग हो जाएगा, मैं गांव की तरफ जाऊंगा, आप गंगा जी की तरफ जाओगे। बोले भाई वो सुबह भी अलग हो सकती है, तो इसलिए अभी इकट्ठा रख दे और फिर हुक्का भर और मेरे पैर दबा, उसके बाद जो भी कुछ देख के आया तो मुझसे पूछना और अगर मैं सही जवाब ना दे पाऊँ, आपको संतुष्टि ना हो, तो फिर सवेरे अपनी रोटी अलग से निकाल के चल देना, इसमें क्यों अलग अलग अभी से करना है। तो वह मान गया और चारों रोटियों को इकट्ठी रख दिया और उसके बाद उसने हुक्का भरा। हुक्का भर के पंडित जी अपने चारपाई पे लेट गया और हुक्का की घूंट मारी और वो नाई उसका पैर दबाने लगा। तब वो बोला कि भाई हुक्का की घूंट मारने के बाद पंडित जी ने कहा बता भाई ऐसी क्या बात देखा है जो मैं ना बता पाऊँगा। तब उसने बताया कि महाराज इस नगरी के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश करना चाहा तो गेट के ऊपर एक मरा हुआ बकरा जो पुराना जो जिसकी चमड़ी सूखी पड़ी है वो टंगा हुआ था और वहाँ पे बहुत दोनों साइडों में बहुत सारे सूखे जुत्तियाँ पड़ी हुई थी, चप्पलें पड़ी हुई थी और उसमें एक आदेश भी लिखा हुआ था कि जो कोई अंदर प्रवेश करेगा इस गेट से तो इस बकरे को 5 जूत मारेगा और बाहर आते समय भी 5 जूत मारेगा। ये आदेश का पालन किया जाएगा। तो महाराज मैं चला गया, सबसे पूछने की कोशिश की, किसी ने भी इसके बारे में मेरे को जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बारे में आप बता नहीं पाओगे, तो इसलिए मेरा और आपका रास्ता अलग अलग रहेगा। तो बोला भाई ऐसा है, सुनो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपका
सहमति हो कि भाई हाँ मैं सही बता रहा हूँ तो मेरे साथ चलना, अदरवाइज़ तो अपने घर के लिए जा सकता है, ये हमारी शर्त है। तो उसने पंडित जी ने अपने इसका वृतांत सुनाना किया। बोले बहुत पुराने समय की बात है, राजा भोजधारा नगरी में राज किया करते थे। एक बार एक नट और नटनी राजा के दरबार नगरी के अंदर अपना खेल तमाशा दिखाने आ गए। उस समय मनोरंजन के लिमिटेड साधन थे, जैसे कोई सपेरे सांप से बीन बजाकर उसका डांस दिखाना, फन को उठा के जो सांप का लहराना इत्यादि दिखाते थे। सांप कई प्रजातियों के सांप को दिखाते थे। कोई बंदरियों का तमाशा दिखाते थे, कोई रीछ को नचाते थे मंदारी। इस प्रकार से कुछ जादूगर अपने जादू से ही मनोरंजन करते थे। इसी तरह नट भाट जो होते थे ये भी अपनी कला प्रदर्शन करते थे और इसी से मनोरंजन करते थे। तो उस नट और नटनी ने राजा से परमिशन ली कि मैं आपके दरबार में, आपके राज्य में अपना प्रदर्शन करना चाहता हूँ कला का। राजा से स्वीकृति मिल गई और राजा ने प्रजा में ऐलान करा दिया नगरी के अंदर कि भाई आज नट और नटनी का यहाँ खेल होने जा रहा है, जो भी इच्छुक है वो आके देख सकता है। एक बड़े ग्राउंड के अंदर सजा दिया गया पूरा, चारों तरफ से वहाँ बैठने का प्रबंध कर दिया गया। राजा का सिंहासन लग गया, रानी इत्यादि सभी स्त्रियों के अलग से साइड में व्यवस्था की गई, पूरी नगरी के बैठने की व्यवस्था कर दी गई। नट और नटनी ने अपने जो रस्सा की जो कलाबाजी होती है उस पे चलना, उस पे डांस करना इत्यादि जो भी होती है वो कला दिखानी शुरू करी। और दिखाते दिखाते अचानक नट ने कहा कि महाराज गजब हो गया, इंद्र महाराज और राक्षसों के बीच में, देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और इंद्र महाराज को चारों तरफ से राक्षसों ने घेर लिया है और मुझे उसकी बचाने के लिए जाने की आवश्यकता है, अभी ज़रूरत है, मुझे जाना पड़ेगा इंद्र महाराज देवताओं की मदद के लिए। तो उसने एक अपने थैले से एक कच्चे सूत जो अक्सर चरखे से काटते हैं अपने रुई को, उसकी अट्टी ऊपर आसमान की तरफ फेंक दी और आप आसमान में वो धागा ऊपर चला गया। उस धागे को वो पकड़ के और वो ऊपर चढ़ने लगा, नट चलने लगे। इससे पहले राजा से एक शर्त रख गया कि महाराज मेरी नटनी बहुत सुंदर है और इसको कोई किसी किस्म की जब तक मैं ना हो कोई तकलीफ़ ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी है, आपके राज में हम आपकी प्रजा हैं, रैयत हैं, और तो आप इसका ख्याल रखना। मैं वापस आने के बाद अपनी नटनी को अपने साथ ले जाऊंगा। राजा बोला ठीक है भाई, और ऐसा कह के वो अपने नट ऊपर उस धागे को पकड़ के, सूत को पकड़ के, कच्चे सूत को पकड़ के ऊपर चढ़ गया और देखते देखे सबके आँखों से ओझल हो गया। वहाँ कुछ ही देर के बाद नीचे से नटनी बोली है अब जा लिया है, नज़दीक जा लिया और नज़दीक जा लिया, ये भी एकदम राजा इंद्र के बराबर में पहुँच गया है। और बोले कि वो उन्होंने तलवार निकाल ली है, नट ने भी तलवार निकाल ली है और उसने राक्षसों के बाएं हाथ के बाई साइड से राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। उधर दाहिनी साइड राक्षस दौड़े तो उधर दाहिनी साइड में पहुंच गए हैं इंद्र के, और उन्होंने वो राक्षसों के साथ युद्ध करना बराबर जारी रखा है। और थोड़ी देर के अंदर क्या देखता है, बोले वो नटनी रोने लगती है, हाय मेरे पति का तो बाएं हाथ में बाजू में इंद्र देवताओं को बचाने के चक्कर में बाएं हाथ की बाजू कट गई, उसके हाथ में तलवार लगी। और देखते ही देखते वहाँ पे एक हाथ, कटा हुआ हाथ आके गिर जाता है। फिर बोली नटनी बोली अभी मेरा पति फिर भी लड़ाई लड़ रहा है, दाहिने हाथ से लड़ाई लड़ रहा है, एक हाथ से लड़ाई लड़ रहा है,
फिर कुछ देर के बाद बोलते ए मेरे पति के दूसरा हाथ भी कट गया है, ये भी इंद्रदेव को बचाने के लिए मेरे पति का दूसरा हाथ भी कट गया है, और वो दूसरा हाथ भी उसका आके गिर जाता है। उसके बाद बोले मेरे पति ने अब पैरों में तलवार लेके और लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है राक्षसों के साथ में, और बोले कि वो अभी घमासान युद्ध चल रहा है। और ऐसे करते करते वो बोले उसका ये एक पैर भी अलग से हो जाता है, दूसरा पैर भी आके गिर जाता है, धीरे धीरे वो धड़ अलग होके आ जाता है, शीश अलग होके आ जाता है, और सारी बाजू पैर अलग हो जाता है। तभी नटनी बोलती है कि भाई मैं तो वो वहीं मैदान में आके गिर जाता है जहाँ पे वो कला दिखा रहा था। अब नटनी बोलती है महाराज राक्षस तो भाग गए, इंद्रदेव महाराज की जीत हो गई, लेकिन मेरे पति इसमें शहीद हो गए। अब मैं विधवा स्त्री अब भी ऐसे जीवन कैसे किसके सहारे व्यतीत करूँगी, इसलिए मैं भी इसके साथ सती होंगी। और उस ज़माने में सती प्रथा भी थी। कुछ समझाया भी नटनी को, लेकिन वो मानी नहीं, ज़बरदस्ती करने लगी। बोले नहीं मैं तो अपने पति के साथ, मैं भी वो तो स्वर्ग में गया देवताओं के साथ युद्ध करके, वो तो देवताओं का काम आया है, इसलिए उसकी मृत्यु होगी, तो वो तो स्वर्ग में गया। वो पुण्य मैं क्यों ना लूँ, मैं भी स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, साथ में अपने पति के साथ साथ मैं भी पार उतर जाऊँगी इस भवसागर से, इसलिए मैं तो अपने पति के साथ सती होंगी। अभी उनकी बाजुओं को और इन सबको इकट्ठा करके चिता तैयार की जाती है, और पूरी नगरी शोक में हो जाती है, और नट का दाह संस्कार करके वापस आ जाती है। उस समय नटनी को भी मतलब सती साथ में कर दी जाता है। जैसे ही वापस लोग बाग आके उसी जगह आके बैठते हैं और किस्से कहानी आपस में चर्चा करने लगते हैं। देखो भाई ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, कहाँ ये खेल तमाशा हमारा मनोरंजन करा रहा था, और इसकी मृत्यु देखो कहाँ जाके आई है। वो कहाँ इंद्र महाराज और देवताओं के, इनके देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो, और कहाँ इसको पता चले, और कहाँ ये जाए, और कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई। और बताओ आज ये दो प्राणी मारे गए, हमारे समाज से ये विदा हो गए। बड़े दुख की बात है। इतना ही बात चर्चा करते करते ही तभी देखते हैं कि थोड़ी देर के अंदर वो ऊपर से नट उतरता हुआ धागे के सहारे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो किसी की नज़र पड़ी, बोले महाराज नट तो वो आ रहा। तो बोला कि कहाँ, बोले वो आसमान से, वो ऊपर के उधर से धागा से उतर के आ रहा है। अभी वो सब हक्का बक्का रह गए। देखे तो नट वापस वहाँ पहुँच गया। तो होता क्या है कि वो आके प्रणाम करता है ग्राम बस्ती से सबसे, बोला कि भाई मुझे महाराज से बोलता है, महाराज जो कुछ कला मैं जानता था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। आप लोगों का जितना मनोरंजन हुआ उसके मैं करा सका, वो मेरा भाग्य। और आपको मेरा को जो कुछ दान दक्षिणा इत्यादि मतलब इसकी भेंट देना चाह रहे हो वो दे दीजिए, ताकि मैं तो इसी काम पे प्रदर्शन करके ही अपना गुजर बसर करता हूँ। तो राजा बोला ठीक है भाई, पर वो बोले पर महाराज मेरी नटनी कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रही। बोले भाई वो तो सती होगी। बोले किसके साथ, बोले तेरे साथ। बोले मैं तो जिंदा हूँ, मेरे साथ कैसे सती होगी। बोले भाई सबको मालूम है, पहले तेरे एक बाजू कटी, फिर दूसरी आ पड़ी, फिर उसके बाद पैर भी आ गिरे, फिर धड़ा आ गिरा, सिर गिर, तो तेरे तो फिर वो नटनी बोली कि भाई मेरे तो पति स्वर्ग में चले गए, देवताओं के मदद में गए थे, तो मेरे को भी क्या नाम इसके साथ सती होना है, तो हम तो आशा संस्कार करके अभी आके बैठे हुए ही हैं, तो चलो चल के आपको दिखा दे, ताज़ा ताज़ा चिता भी दिखा देते हैं। तो बोले नहीं महाराज मेरी नटनी आपके पास है, मेरी नटनी सुंदर है,
और जब मैं जिंदा हूँ तो वो नटनी मेरे के अलावा सती किससे होगी? पति के साथ ही सती होगी। जब मैं सुरक्षित हूँ, जिंदा हूँ, सब कुछ सही है, तो मेरी पत्नी क्यों? हाँ साले, ये तो आपकी मिली भगत है। आपके प्रजा को तो डरा रखा है आपने, जैसे कहोगे वैसे ही बोलेगी प्रजा। बोले किसी से पूछ ले भाई, मैं ऐसे ऐसे बात है। बोला नहीं, हम मानने ही नहीं। जब मैं जिंदा हूँ तो मेरी पत्नी सती कैसे हो गई? तो राजा ने बोला कि भाई आप मानो या ना मानो, हम तो दाग देख के आए हैं और आपकी पत्नी आपके साथ सती हुई थी। अब ये आपके कैसा चमत्कार हुआ, क्या हुआ, कैसे आए आप? भूत बन के आए हुए हो, कैसे आए हो, ये तो भगवान जाने या आप जानो। नट ने बोला कि महाराज मेरी नटनी आपके बस में है, आपके पास है। आपके पास तो बहुत सारी रानियां हैं, और भी बहुत सारी रानी मिल जाएगी आपको। मेरे पे तो एक नटनी है, उसके सहारे कमा के खाता हूँ। मेरी नटनी वापस दे दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। राजा बोला नहीं, सचमुच में नहीं है भैया, आप तो विश्वास करना हो या ना करो, लेकिन मेरे पास नहीं है, सचमुच सती होगी। तो बोला कि मैं ठीक है, तो मैं अभी पता करता हूँ। उसने आवाज़ लगाई, बोले वो नटनी। पीछे से एक मकान से आवाज़ आई, बोले हाओ। बोले कित है? बोले राजा ने इस मकान के अंदर 7 तालों के अंदर बंद कर रखी हूँ मैं, 7 खड़े के अंदर। तो बोले देख ले महाराज, मेरी नटनी 7 खड़ों के अंदर बंद कर दी ना आपने। मुझे पता था मेरी नटनी सुंदर है, इसलिए आपका दिल आ गया, इसको आपने अंदर कर दिया। हाँ, तो मेरे से छुपा के और मेरे को झूठ बोल दी, सती कर दी, ये कर दी, वो हो गई। बोला कि नहीं भाई, ताला खुलवाया, उसको तोड़े, कोई खुलवाए, और जाके देखे लास्ट में 7वें खंड में नटनी निकल आई। उसके बाद में सब अचंभे में पड़ गए। बोले यार सचमुच नटनी तो हम अभी जला के आए थे जिंदा, अब सती हो गई थी, ये नट भी जला के आए थे, दोनों ही जिंदा हो गए, और ये ताला भीतर बंद पाई, ऐसा कभी कुछ किया भी नहीं। तो ये तो अजीब ही खेल तमाशा था। उसके बाद उसने हाथ जोड़ लिए नटने और बोला महाराज जो विद्या मैं जानता था मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, इसलिए मुझे विदा करो, और जो भी दान दक्षिणा जो भी कुछ मेरे को देना है यहाँ से दे के मेरे को जाने दो, ताकि मैं अगली नगरी में किसी का मनोरंजन करूँ और अपना गुजर बसर करूँ। मुझे इतना ही आता था, और मेरी जो बदतमीजी जो भी बदसलूकी जो मैंने की अपने इसमें प्रदर्शन के दौरान नटने के बारे में, तो उसे मुझे माफ़ कर देना। तो राजा ने प्रसन्न होके बोला कि भाई बहुत अच्छा मनोरंजन कराया, और आज तक हमने ऐसा कोई देखा नहीं है खेल, जो खेल आज तुमने दिखाया है। तो ये वास्तव में ये खेल तो सीखने लायक है, तो ये काम कर, मुझे भी एक विद्या सिखा दे। नट ने मना से विद्या सिखाने से मना कर दिया। बोले महाराज हम तो नट बाट ऐसे ही हैं, अपने यही से इसी के सहारे खेल तमाशा दिखा के आप लोगों को मनोरंजन करके अपना गुजर बसर करते हैं। आप तो राजा महाराजा और राज संभालो, आपको इसकी विद्या की ज़रूरत क्या पड़ेगी? आपको नहीं है, ये हम लोगों के लिए होती है। तो राजा बोला नहीं, मुझे तो ये विद्या जाननी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ विद्या जानूँ, लेकिन ये विद्या मुझे भी नहीं आती, ये मुझे सिखा दे। बोला तो महाराज मैं तो सिखा नहीं सकता, ये मेरे गुरु का वचन है और मैं वचनहार हो नहीं सकता, गुरु ने मेरे वचनों में बांधा हुआ हूँ। हाँ मैं तो बोले आपका मेरा गुरु सिखा दे तो आप उनसे जाके मिल लो। बोले कहाँ पे? बोले फलाने फलाने जंगल में, ऐसे ऐसे वो जंगल के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर मेरा गुरु जी रहता है, अगर वो सिखाता है तो वो सिखा सकता है, पर मेरे को अनुमति नहीं है सिखाने की। तो राजा ने उसको भेंट इत्यादि दे के उसको नट को वहाँ से विद्या किया, और राजा के धुन लग गई कि मैंने ये विद्या सीखनी है। अगले ही दिन उसने सहीस को बोला भाई सहीस घोड़ा तैयार कर, और हम ऐसे ऐसे जंगल में जा रहे हैं, राशन पानी ले ले महीना 20 दिन का, और चलो जंगल में चलो। अब सहीस और साथ में कुछ सैनिक
वहाँ से चल दिए जंगल की तरफ, जहाँ नट ने जो पता बताया था उसके गुरुजी का, उसके तरफ चल दिए। वहाँ जाने के बाद काफ़ी जंगल दूरी तय करने के बाद एक घना जंगल आता है। उस जंगल के बीच में एक कुआं है। कुआं के नज़दीक में एक साधु है, वो एक फूस की झोंपड़ी के अंदर अपने ध्यान मग्न बैठा है। राजा भोज ने उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और बोला, महाराज मैं राजा भोज आपसे एक विद्या सीखने आया हूँ। जो आपने उस नट को सिखाई थी वो विद्या मुझे भी सीखनी है। उसने बताई कि भाई महाराज ये विद्या शरीर बदलने की है, एक शरीर से प्राण दूसरे शरीर में जाने की है। इसकी आपको क्या आवश्यकता है? वो लोग तो खेल तमाशा दिखाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए, आप लोग का मनोरंजन करने के लिए ये सीख के गए हैं, लेकिन इसको आपको क्या आवश्यकता है इस? बोले नहीं महाराज, विद्या मैंने बहुत सीखी है, लेकिन ये विद्या मुझे भी नहीं आती, इसलिए मुझे इस विद्या भी आनी चाहिए, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे ये विद्या सिखा दें। बहुत हट करने के बाद साधु महाराज तैयार हो गए सिखाने के लिए उधर, और सैनिकों को तो वापस रवाना कर दिया, लेकिन सहीस को घोड़े की देखभाल के लिए वहीं रख दिया। उधर सहीस इनकी बातों को सुन के चौकन्ना हो गया। उसने क्या काम किया कि वो जैसे जैसे ही राजा भोज को साधु महाराज क्रिया बताता जा रहा है, सहीस बाहर के अंदर चोरी छुपे वही क्रियाओं को वहाँ पे दोहरा रहा है। वो भी उसी तरह से करता जा रहा है। किसी को नहीं मालूम, न साधु को मालूम, न राजा भोज को मालूम है कि यहाँ पे सहीस भी है, हमारी विद्या सीख रहा है। अभी कुछ दिन बीतने के पश्चात विद्या संपूर्ण हुई और उसके बाद में राजा ने बताया कि भाई ऐसा है, ये खोड़ बदलने की विद्या है, ये कोई ज़रूरी होने पे ही अपना बचाव के अंदर ही ऐसा करना संभव उचित है, वैसे इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपने रक्षा के लिए तो इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो राजा भोज ने बोला कि मैं एक राजा हूँ और मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। और वहाँ से वो चल दिए। अब सहीस के दिल में आ गया पाप। उसने सोचा कि मैं कब तक घोड़े की मालिश करता रहूँगा, देखभाल करता रहूँगा, क्यों ना मैं राजा बन जाऊँ। अब सहीस को भी वो विद्या, एक प्राण निकाल के अपने सब प्राण छोड़ के दूसरे शरीर में घुसने की विद्या सीख ली थी। तो अब वो राजा को बोलता है रास्ते के अंदर, बोले महाराज क्या विद्या सीखी है? बोले भाई अपने प्राण छोड़ के दूसरे के खाली शरीर के अंदर प्रवेश करने की विद्या है। बोला ये तो हो ही ना सके। बोले नहीं नहीं भाई, यही विद्या सीख के आया। तो महाराज ये आपको कन्फर्म है कि आप मतलब पक्का ये इस विद्या को सीख गए पूरी तरह से? बोले हाँ। बोले आपने आजमाई है, आजमाइश की है इस काम की, प्रैक्टिकल किया है? बोले नहीं भाई यार, वो तो नहीं किया। तो महाराज ऐसा ना हो कि नगरी के अंदर जाके ये बात बताओ, पूछे सबको ये बताए, फिर वो बोले कि भाई करके दिखाओ, तो फिर आप कभी ना कर पाओ और आपकी बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए। तो इससे अच्छा है कि ये अभी यहीं करके देख लो वो प्रैक्टिस। तो बोले यार उसके लिए तो एक मृत शरीर चाहिए, लेकिन सुरक्षित शरीर चाहिए। मृत हो लेकिन उसका शरीर सुरक्षित हो, अंग भंग ना हो। तो बोला ठीक। अब उसने देखा सही से एक चूहा दौड़ रहा था। उसने एक
मिट्टी का ढेला उठाया और चूहे के पीछे दौड़ गया और चूहे के मार दिया। चूहा वहीं पलट गया और फड़फड़ाने लगा। जरा सी देर बाद उसने प्राण त्याग दिया। उसने सहीस ने बोला, महाराज ये लो, ये शरीर भी तैयार है, खोड़ भी तैयार है, और आप अपनी विद्या करके दिखाओ। अब उसने राजा ने क्या काम किया, मंत्र अपने पढ़े, अपना शरीर छोड़ा और चूहे के शरीर में घुस गया। जैसे ही राजा ने अपना शरीर में से प्राण निकाले और चूहे के शरीर में प्रवेश किया, तैसे ही सहीस ने अपने प्राण छोड़ के अपने शरीर से और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। अब राजा कौन? जो राजा के शरीर है वो, लेकिन उसमें कौन? सहीस। प्राण किसके? सहीस के। अब राजा कहाँ? वो चूहा। अब तो इसको हो गया कि अब मैं राजा बन गया और मुझे इस चूहे को ख़त्म करना है, नहीं तो ये राजा कहीं कभी मुझे फिर से वापस आके कहीं ना कहीं इसी तरीके से मुझे ख़त्म ना कर दे। इसलिए क्यों ना मैं इस राजा को ही चूहे के द्वारा ख़त्म कर दूं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए मेरा राज बना रहे और मैं राजा बना कहलाता रहूँ। उसने उसी समय चूहे के पीछे दौड़ना शुरू किया। अब राजा का शरीर था, खाया पिया शरीर, प्राण, और अपने रक्षा के अंदर उसने उछल कूद दौड़ भाग इधर उधर का उछलना कूदना झाड़ी भोजों में से निकलते हुए, और आगे उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए एक मृत तोता का शरीर पड़ा हुआ था। उसको तुरंत अपने चूहे वाला शरीर छोड़ा और तोते के शरीर में घुस के और ऊपर उड़ारी ले गया। अब सहीस ने देखा कि भाई ये तो राजा भोज तो तोता बन के उड़ गया। उसने नगरी के अंदर आया, आते के साथ में दरबार लगाया और दरबार के अंदर ऐलान कर दिया कि भाई जो कोई एक तोता लाएगा उसको 1 टका, जीवित लाएगा उसको 1 टका, मृत लाओगा 1 टका, जो जिंदा लेके आओगा उसको 2 टका, ये इनाम दिया जाएगा। अब जितने भी पादरी वगैरह थे और जो शिकारी थे उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। अब वो चले वहाँ से और अपने शिकार के लिए अपने जाल जोल इत्यादि सब कुछ कस के और तीर तक और चल दिए। सब शिकार कर करके ले आओ तोताओं की और ला के उसके पास रख दे। नगरी का खजाना लौटाना शुरू हो गया। एक बार भानुमती रानी को ये पता चल गया कि भाई ये तो राजा विद्या के सीख के आया। बोले खबर पहुंची कि राजा तो पागल हो गया, वो तो तोते मरवाने का ऑर्डर दे रखा है और खजाना खाली करने लग रहा है। तो रानी ने कहा, संदेशा भेजा कि राजा को बोलो कि रानी ने महलों में बुलाया है। अब रानी का आदेश सुनने के बाद अब वो तो वापस बोला महल की तरफ रवाना हो गया। अब कहते हैं कि आदमी शरीर बेशक बदल दिया हो लेकिन उसका दिमाग तो वही है ना। तो उसने क्या काम किया, महल में प्रवेश होते समय खटते सी देहड़ी से बाहर मतलब दरवाजे से बाहर में अपने जूते उतारे और जूते उतार के ही नंगे पैर घर में प्रवेश किया और झुक के बोला, जी महारानी जी नमस्कार। महारानी जी आपने बुलाया? रानी भानुमती बोली, हाँ महाराज बुलाया, आइए बैठिए। तो इसके हाव भाव देखे, इसका बोलचाल देखा, इसका इस तरह से नम्र झुकना और जूते बाहर निकालना, ये सभी हरकत देख के रानी भी सकते में आ गई। भाई ये कुछ भी हो राजा तो नहीं है।
ज़रूर कुछ ना कुछ राजा के साथ में कोई छल कपट हुआ है, ये राजा नहीं है। और इसके बारे में किसी न किसी तरह से पता लगाया जाए। कैसे पता लगाया जाए? अब रानों ने चारों तरफ अपने बांदी को, जासूसों को, जो जो भी हितैषी थे उन सबको बुला के और इस बारे में निगरानी रखने के लिए बोल दिया। और रानी को ये शक हो गया कि ये तोता क्यों मरवा रहा है, क्यों नहीं कहीं राजा भोज तोता तो नहीं बन गया जो सीखने गया तो उस विद्या से। तो एक तोता एक दिन उड़ के वहाँ महलों के पास आया और वहाँ बैठा। तो रानी भानुमती बोली, अगर राजा भोज हो तो मेरी बाजू पे आके बैठ जाए। तोता खट देसी वो रानी की बाजू पे आके बैठा। रानी ने उसे पुचकारा, सहरा और बोला कि रानी ने बोला कि महाराज क्या हुआ आपके साथ में, कुछ वृतांत हमें पता चले तो क्या करें, तभी हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे क्या हुआ, क्या धोखा हुआ, कहाँ हो आप, कैसे तोता बन गए? तोता ने अपनी सारी कहानी बना दी। तो तोता उस समय के नाम अपनी जान बचाते हुए, जैसे ही इसने तोते को मारने के लिए तोते के पीछे भागा, चूहे से तोता बना तो उसके पीछे दौड़ा। तो राजा भोज बूढ़े तोते के रूप में थे, शरीर में था लेकिन शरीर जान तो अपनी थी। फड़फड़ाता हुआ दौड़ दौड़ गए अपने जैसे तैसे, उसकी पहुंच से बाहर हो गया। और आगे जाके देखता एक जंगल के अंदर एक पेड़ पे एक वट वृक्ष था, उस पे 100 तोते बैठे हुए हैं। और उनका जो वही राजा बूढ़ा था वो मर गया था, उनका जो सरदार था। और उन्होंने पंचायत ये लगा रखे थे कि भी जो भी हमारे अंदर नया कोई भी सदस्य आएगा वही हमारा सरदार होगा। क्योंकि आपस में तो ये सीनियरिटी, फिर वो कहेगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा, इसलिए मेरा ना तेरा, अन्य तीसरा कोई भी आएगा उसी को क्या नाम हम अपना सरदार मानेंगे। इसी बात के ऊपर राजा जैसे ही वहाँ पहुँच गया तो बोला ये आ गया भाई हमारा आज से सरदार, ये हमारा राजा, और भाई आज से आप हमारे सरदार हो और हम ये सारे के सारे आपके अधीन हैं। जो आदेश दोगे, जहाँ जाने के कहोगे, जिस खेत में जाने के चौखाने के लिए कहोगे, जिस प्रदेश में जाने के लिए बोलेगे उधर हम आएंगे जाएंगे, आपका आदेश मानेंगे। तो राजा ये भाग्य तो हैं, उसको वहाँ भी आके राज बन गया, मिल गया। अब राजा वहाँ पे काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी दिनों तक वहाँ पे अपना समय पास करता रहा। लेकिन उस भी सोच विचार में लगा रहा कि ऐसे कब तक मेरा समय वो होगा। उस समय क्या हुआ कि तोते ने, राजा जो तोता बना हुआ था उसने एक दिन कहा कि बोले भाई, क्योंकि अभी राजा जो राजा बना हुआ था उसने नगरी के अंदर ये बोला हुआ था कि भाई अभी कोई भी शिकार मतलब मरा लाएगा तो उसको 1 टका, जो जिंदा तोता लाएगा उसको 2 टका। तो हर आदमी शिकार की तैयारी में रहते थे। सब कोई चारों तरफ से तोतों को खाली कर दिया। उस नगरी के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब था। और ब्राह्मण के नाम अपने ब्राह्मणी बोली, पंडित जी हमारे यहाँ गुजारा हो नहीं रहा, आप किसी और जगह जाकर जुजमानी करो, कुछ देखो, कुछ पंडिताई करो कहीं जाके, ताकि हमारा गुजारा बसर हो सके। ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं अपने धोती लेके, लोटा और डोर, लोटा रस्सी और धोती अपने कंधे पे रख के चल देते हैं। और वो उस जंगल के अंदर आते हैं। तो वहाँ एक जंगल के अंदर एक बहुत सारा पेड़ है और उसके पास में चारों तरफ मतलब बहुत सारी बाजरे के सीजन था उस समय, बाजरे के सिपटे जो बाल जो है वो गिरी हुई है।
और वो कुछ में तोतों पक्षियों ने कुछ दाने उसमें से खाए हुए हैं। अभी पंडित जी ये सोचता है यार किसी ने सुखा रखा होगा अपना खेत में, तो देखता है चारों तरफ कहीं खेत भी नहीं है। वो आराम करने लग गया, लेट गया तो देखे ऊपर से बाल आके गिरी तो देखे तोते ले आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और जो गिर जा रही है पंजे में से छूट जा रही है वो नीचे गिर जा रही है, वो फिर उड़ारी ले रहे हैं, कहीं दूर खेत में उड़ के जा रहे हैं, वहाँ से नई बाल तोड़ के लेके आ रहे हैं, काट के ले आ रहे हैं। तो उसने देख लिया, अरे ये तो किसी का खेत नहीं, ये तो तोतों का माल है, ये तोते ला के गिरा रहे हैं। तो पंडित जी ने उन सभी बालों को इकट्ठा किया और ला के अपने घर में अपने गठड़ी बांध के वापस आ गया। अब ऐसे ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। डेली आए, अपने जो भी 2-4 किलो 5 किलो जितनी भी होती है बालें अपने इकट्ठी करे और वो पेड़ के नीचे से और अपने ले जाके घर पे छत पे सुखा दे, छत पे धूप में। तो अभी एक दिन उसके पड़ोस में थे पादरी का घर था। एक दिन पादरन के नाम छत के ऊपर अपने सिर धोने के बाद बाल सुखाने के लिए धूप में ऊपर छत पर गई, तो वहाँ देखा पंडित जी के छत पे तो बाजरे की बाल सूख रही है। तो उसने पंडितानी जी को आवाज़ दी, पंडितानी जी। तो बोले हाँ जी कहिए। बोले कि मैं खेती कर रखी है क्या इस साल? बोले नहीं। तो बोले आपके यहाँ बाजरा कहाँ से आ रहा है ये बहुत सारे बाल? अब वो क्या पता था, वो सीधी औरत थी और उसे क्या पता था कि उसके ये जो कमाई है ये भी छिन जाएगी, ऐसा इसका राज बता दिया। तो उसने बोल दिया, पंडित जी एक जंगल के अंदर बहुत सारे तोते बैठे हैं एक पेड़ पे। पंडित जी वहाँ जो वो तोते कहीं के खेतों से बाल ला के खाने के लिए लेके आते हैं, वो गिर जाती है जब और दूसरी तोड़ के ले आते हैं। इस तरह से घनी सारी बाल इकट्ठी हो जा रही है। तो रोज़ सवेरे जाए हैं, शाम में लेके आ जाए हैं अपने जो भी जितने बाल इकट्ठी हुए हैं। तो पादरन थी, बहुत दिमाग की तेज थी, बोले कि तो बहुत तोते बैठे हैं, इसका मतलब अगर पादरी वहाँ चला गया, उनको पता चल जाए कहाँ है वो तोते, तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत सारे पैसे वाले हो जाएंगे हम। राजा तो हमको बहुत टका देगा, जिंदा ले आएगा तो इतना टका, मरा ले आएगा तो इतना टका, तो डबल है जिंदा का। तो उसने सब बोला, दादी कल हमारे भी उनको बुला लेना, थोड़ा बहुत बाजरा हमारे भी ये भी लेके आ जाएंगे। बोले हाँ पंडित जी को बोल दूँ सवेरे 4 बजे से जाए, 4-5 बजे से जाके वो नाश्ता पानी करके 5-6 बजे से निकल जाते हैं यहाँ से। बोले ठीक है, हमारे भी पड़ोस में आवाज़ दे लेना, उनको भी लेते जाएंगे, वो भी ले आएंगे कुछ। तो बोले ठीक है। सीधी ब्राह्मणी ने हाँ भर ली। और वो उसने क्या नाम दूसरे दिन सुबह और वो रात को पंडित जी आए, जब बताया कि ऐसे ऐसे पड़ोसन बोल रही थी, वो पादरी को भी आवाज़ दे लेना, वो भी आपके साथ चल जाएगा, उनको भी थोड़ा बहुत बाजरे के दलिया उलिया के लिए चाहिए, ले लेंगे खिचड़ी उचड़ी बनाने के लिए। बोले ठीक है, हमारे के मोल आ रहा है भाई, उसके भाग में वो ले आएगा, हमारे भाग में वो हम ले लेंगे। तो वो पादरी जी को दूसरे दिन वो आवाज़ दिया, अब पादरी जी चले गए। हाँ वो तो देखे ही था, हाँ बहुत सारे तोते आए हैं, बैठे हैं, काटे बाल और गिरा दे हैं। तो वो तो थोड़ी बहुत बाल इकट्ठी करके और दोपहर में ही चल दिया। बोले पंडित जी मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो मेरा तो बस इतनी सी बहुत है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत ना है, क्योंकि उसे तो ठिकाना देखना था तोतों का, उसे बाल की क्या ज़रूरत थी। तो उसने क्या काम किया है कि घर जाके और जाल बुनना शुरू कर दिया। पेड़ का लंबाई चौड़ाई देख गया, पूरा हिसाब किताब कितना बड़ा जाल बनेगा। अब वो रोज़ के रोज़ जाल बनाना शुरू कर दिया। हफ्ते के अंदर उसने पूरा बहुत बड़ा जाल तैयार कर लिया। अरे जाल तैयार करने के बाद एक दिन
जाके और दिन के अंदर पूरा जैसे ही पंडित जी का आना हुआ उसका जाना हुआ तो वो सारा जाल उस जहाँ पे वो तोते बैठते थे उस जाके वहाँ बिछा दिया। अभी राजा भोज जो उनका प्रधान बने हुए थे उन तोतों का बोलता है कि बोले भाई आज हम उस पेड़ पे नहीं जाएंगे, अपने उस घर में नहीं जाके आज कहीं और रात बिताएंगे। अब वो बोलते हैं कि महाराज क्यों? बोले क्यों क्या, मेरे को कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, चल एक ही जगह, चल दूसरी जगह चलते हैं, कहीं और जगह चल के आज कहीं और ठिकाना देखते हैं, कहीं और काटते हैं रात। बोला कि नहीं नहीं, दिन हम चाहे कहीं भी घूम ले, रात में तो अपने घर में वहीं जाएंगे। सब ने मतलब विरोध कर दिया, बोले नहीं नहीं वहीं जाएंगे। सब चल दिए अपने उधर की तरफ ही। तो राजा बोला कि भाई तू अकेला रह के क्या करेगा, चल भाई सबके साथ मरना है, तू भी मर लिए। अभी राजा भोज क्या नाम उनके साथ साथ वो भी आ गया। बात है कि साथ में सारे जाल में फंस गए, जैसे ही बैठे जाल में फंस गए, सब के सब फंस गए, राजा भी फंस गया। अब सब उड़ारी मारे, फड़फड़ावे पंखों के वो पर गिरने लगे, तो काफ़ी परेशान हो गए, तकलीफ उठाने पड़ेगी, थक गए। तो बोले यार, राजा बोला रे ऐसे तो तुम सारे ताकत लगा लगा के मर जाओगे, इसमें से निकल थोड़ी पाओगे। तो कोई उनमें से समझदार बोला कि भाई सुनो सुनो सुनो, जो हमारा सरदार जो कह रहा है उसकी बात सुनो। तो उसने कहा, बोले भाई हमने आपकी बात ना मानी और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, साथ में आप भी भुगत रहे हो, लेकिन इसका कुछ उपाय है बचाव का? हम तो बात ना मान के फंस गए, लेकिन इसका उपाय है, कुछ बचाव है, कुछ हो सकता है कुछ? तो बोले हो भी सकता है भाई, मेरी एक बात मानो तो। बोले बोलो ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हम ना मानने का तो सजा भुगत रहे हैं हम, इसलिए हमें बचाव के लिए आप जो कहोगे वो ही करेंगे। बोले तो बोले आप एकदम शांत रहो, कुछ ताकत मत लगाओ, आराम से रात काट लो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही पादरी आता है, शिकारी आता है, आप गर्दन को ढलका देना ऐसे, अगर जैसे मर गए हों, और हम हैं 100 आप लोग और 101वां मैं हूँ। तो बोला कि जैसे ही 101 हो जाए ना, तो वो पादरी मरा हुआ समझ के सबको सुलझा के नीचे डालेगा। तो सब आवाज़ गिनना शुरू कर दिया। अब किसको पहले डाल रहा है क्या पता चल रहा है, इसलिए जो भी है सब अपनी आवाज़ सुन के पट 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 गिनना सुन को कर देगा। तो पहले गिरेगा उसकी 1 हो जाएगी, जो दूसरे नंबर पे गिरेगा उसके दूसरे की 1 होगी, उसके लेकिन पहले की 2 आवाज़ आ जाएगी पहले को। तो इस तरह से जैसे ही 101 आवाज़ पूरी हो जाती है, वो बोलेगा 101, और सारे के सारे वो समय उड़ जाना। तो बोला ठीक। अब ऐसे ही किया। अब तो ने रात भर आराम से काट लिया, और सवेरे के टाइम ध्यान दिया कि भाई अभी आ रहा है शिकारी। अब उन्होंने सब ने अपने तोते वाले गर्दन ढलका दी, जैसे मर गए हों सब, तोते की गर्दन और आँख। अब पादरी ने समझा कि भाई ये तो सारे मर गए। अब वो तो ऊपर चढ़ गया उनको सुलझाने के लिए, अब जाल में सुलझा के घेरने लग गया। अब वहाँ गिनती होने लगी उनकी। जैसे ही 100 के 100 तोते सुलझ गए, और जैसे ही राजा जैसे ही हाथ में आया, उसके जो दांती टंगी हुई थी शिकारी की, वो दांती नीचे गिर गई और आवाज़ आई पट। तो पहले वाला तोता जो गिरा था शुरू में, उसने बोले 101, और सारे तोते भर्र से उड़ गए। अब तो शिकारी देखता रह गया, बोले आज तो बहुत बुरा धोखा हुआ।
भाई बहुत ज़्यादा 100 तोते उड़ गए और ये तो बड़ा धोखा हुआ। पर उसको बोला कि अब तेरे को तो ना छोड़ दूँ, तेरे को तो भाई अब नहीं छोड़ दूँगा, बहुत धोखा खा लिया मैंने, अब धोखा नहीं खाऊंगा, अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो बोला कि भाई क्या करेगा, तू मुझे मार देगा, राजा के पास ले जाके बेचेगा, 1 रुपया मिलेगा। मेरे को जिंदा ले जाके देगा तो तेरे को कितना मिलेगा, 2 रुपया, 2 टका। तो इससे अच्छा मैं तेरे ये सारे पैसे वसूल करा दूँ। तो बोला ठीक है। तो बोले एक काम कर, मेरे को किसी नगरी में ले जा, पिंजरे में कर ले बंद, और नगरी के अंदर बोली लगा ले, भाई तोता ले लो तोता, और कोई मांगे उसको बोले भाई तोते का मोल बता, तो मैं अपना मोल खुद बताऊंगा, तो तेरा पैसा वसूल हो जाए तो बेच देना मेरे को। बोला ठीक। वो पादरी का लो, बस समझ में आ गई। उसने तोते को छोड़ जाया, आराम से नीचे लिया और फिर पिंजरे के अंदर लेके पिंजरा खरीदा, उसमें बंद किया और बंद करके और दूसरे नगरी के अंदर चले गया। बोला तोता ले लो तोता, तोता ले लो तोता। तो कोई एक सेठ जा रहा था, उसने तोते का मन करे, मन देख के तो बोले भाई कितने का है। बोले भाई ये है, तोता बताएगा अपना मोल है आप। तो तोता बोला बता भाई तेरा क्या मोल है। बोले 101 टका। तो उस जमाने के अंदर 101 टका महाभारत थी, उस समय पैसा बहुत कमी थी, तो 101 होना क्या मामूली बात है। तो भाई वो तो सुन के बोले यार अचंभे में रह गया। बोले 101 रुपया का तोता, 101 टका का, ले जा भाई कहीं और ही ले जा, हम ना चाहिए। ऐसे ही आवाज़ देता देता चला गया। एक के पास, एक सेठ के पास मैना बंधी हुई थी पिंजरे में, और सोचा एक तोता भी मिल जाए तो अच्छा जोड़ी बन जाए। तब वहाँ आवाज़ आई, बोले तोता ले लो तोता। तो सेठ बाहर आया, बोले भाई कितने का दिया है तोता। बोला तोता अपनी कीमत खुद बताओगा। तो बोल भाई बोल तोता तेरा क्या कीमत है। बोले 101 टका। एक बार तो हिचकिचाया, यार 101 टका तो बहुत ज़्यादा रकम है। उसके बाद हम फिर उसमें सोचने लगे, जब तोता अपना मोल इतना ज़्यादा बता रहा है तो इसमें कोई विशेष गुण भी होंगे, तो क्या पैसा देखना है, चल तू इसको खरीद ही ले। उसने 101 टका दे के और तोते को ले लिया। अब वहीं मैना के पिंजरा के पास में उसका पिंजरा भी रख दिया, और अपने सेठानी को भी बोला, उनके कोई संतान थी नहीं। सेठानी को बोला इसको भाई अब ये बुजुर्ग है, तोता है हमारे, नो समझ ले हमारा पूर्वज है, इस तरह से इसकी देखभाल करनी है अच्छे से, इनको खिलाना पिलाना, साफ़ सफाई इसका ध्यान रखना अच्छे से है। तो वो सेठानी भी बोले ठीक है जी। अभी राजा सवेरे जाए जब भी घर से, तो राजा वो सेठ तो तोता और मैना को देखभाल के उनको बातचीत करके तब निकले। तो अभी तोता बोल रहा है कि भाई सेठ आज क्या कमाओ। बोले कि आज मैंने ये काम करना था, ये सौदा खरीदना था, गेहूँ खरीदना था। बोले नहीं। तो बोले ऐसा कर आज चना खरीदना, और चना भी इतना खरीद ले जितने तेरे पास रकम है पूरे की। तो उसने चारों तरफ से चने इकट्ठे करना शुरू कर दिए, और चने की अब अभाव आ गया, सेठ का हो गया स्टॉक। अब चने का भाव आने से मांग, अब बाजार में माल नहीं, भाव बढ़ता चले गया, आवक है नहीं, माल वो दाम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए।
अब चारों तरफ तड़फड़ी लगी कि भाई चना ही ना मिल रहा है, चना ना मिल रहा है, रेट क्या रेट हो गया, इतना रेट हो गया। उसने बोल दिया कि भाई अभी सेठ माल को निकाल दे। उसने माल बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब चना बाज़ार में उपलब्ध होने लग गया, धीरे धीरे अच्छा माल मिल गया, अच्छा मुनाफा हो गया, खूब अच्छा मुनाफा हो गया, बहुत पैसा वाला सेठ हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे कई बिजनेस उसको कराए। कभी कपास रुका लिया, फिर उसका रेट बढ़ गया, फिर वो अच्छे भाव में बेच दिया। ऐसे ही कभी गुड़ रुकवा लिया, उसका गुड़ का क्या नाम स्टॉक करा लिया। उसको स्टॉक करने के बाद धीरे धीरे बाज़ार में ऐसे भाव तेज होने के बाद निकालना शुरू कर दिया। ऐसे ही उसके पास अपार धन हो गया सेठ के पास। अब उसने तोते को खुला छोड़ दिया और बोला कि भाई ये हमारे घर का पूर्वज है, पिताजी समझ लो हमारा, इसकी आज्ञा के बगैर कोई काम करना नहीं, जो भी काम करना है इससे पूछ के करना है। सेठानी को भी बता दिया, आप भी खुद भी। और उसके मन में आ गई कि भाई अब तो मैं नगर सेठ तो हो ही गया, अब मैं विदेशों का भी सेठ बनूंगा। अब उसने विदेशों के लिए माल, पानी के माल, जहाज़ चलते थे उस समय, पानी के जहाज़ों से व्यापार होता था देश विदेश में। अब उसने दूसरे देश में विदेश में अपना व्यापार करने का सोची। तो तोते से पूछा तो उस तोते ने मना कर दिया। बोले सेठ तेरे देश में क्या कमी है, तेरे पास कोई चीज़ की कमी रहेगी क्या तेरे पास? ये भूख है, जितने बढ़ाओगे बढ़ेगी, क्या फ़ायदा है? आप यहाँ हो, खूब अच्छे, आपकी खूब इज्जत है, खूब नाम है, और क्या चाहिए आपको? बोले नहीं यार, विदेशों में मेरी जानकारी होनी चाहिए, अच्छा वो होना चाहिए, मैं तो विदेशों में जाऊँ, मैं तो माल भर ले जाऊँ। तोते ने काफ़ी समझाया पर नहीं माना। कहते हैं कि कुछ ऐसे कहते हैं विपरीत बुद्धि उसकी हो गई सेठ की। तो अभी वो क्या है कि ज़बरदस्ती माल समुद्र में अपने जहाज़ में भर लिया और वहाँ से अपने सेठाने को समझा के कि भाई आप तोता की आज्ञा के बगैर कहीं नहीं जाना है और तुम इसकी देखभाल अच्छे से करना, मैं विदेशों में व्यापार करके आ रहा हूँ। तो लंबा रास्ता होता था, बहुत कई दिन लगते थे, धीमी गति से चलने वाले समुद्र, बहुत लंबा रास्ता। अब विदेशों में माल बिकेगा, फिर वहाँ से कोई माल खरीद के लाएगा, तो टाइम तो बहुत लगता ही है। अभी समय बीतता गया, कुछ समय बीत गए, उसके बाद उस नगरी के अंदर एक सांग तमाशा जो बोलते हैं ना, नौटंकी, वो होना था। तो उसका अनाउंस हो गया कि आज फलाने मैदान के अंदर नौटंकी होगी, फलानी नौटंकी होगी, शौकीन आदमी आके नौटंकी में भाग ले सके, शामिल हो सके, दर्शक देखने के लिए। अभी ये राजा की नगरी में ये अनाउंस हो गया। अब सेठ के पड़ोसन थी, वो बोली ऐसे सेठानी से ऐसे आज तो नौटंकी हो रही है, और चलो आज रात में नौटंकी है, आज चल लांगे देखा। तो उसने बोले कि देख मेरा तो आदमी घर है नहीं और मैं तो ये भी जा नहीं सकती। बोले है नहीं है तो क्या हो गया? तो बोले कि नहीं तुम चले जाओ, मैं तो ना जाऊँगा। फिर भी उसने काफ़ी कोशिश की, समझाई, तो फिर वो बोले मैं तोते से पूछ ली। तोते ने मना कर दिया। बोले शान बेटे, बहन घर की बहू बेटी ऐसे नहीं जाती घर से बाहर, कोई ऊंच नीच हो जाए सो बात, बगैर आदमी का ऐसे ना जाते अकेले। पर वो पड़ोसन ने उसको बहला फुसला ले समझा दिया। बोले क्या पता चला इनको, ये चल तो कुछ भी कहे, ये तो पक्षी है, इनको की है तो इनकी बात हम आगे चल,
कुछ भी हो, चलते हैं। तो वो उसको तैयार कर लिया। अब वो तो जब बाहर निकलते हैं तो फिर अपना अच्छी ड्रेस पहन के निकल रहे हैं, तो वो अच्छी सुंदर ड्रेस पहनी, बहुत सुंदर मोचड़ी पहनी। मोचड़ी मतलब जूते होते थे उस समय, तो उसमें सोने के तार की कढ़ाई थी, कढ़ी हुई जूतियाँ थी, वो पहन के वो निकल गए। अब कोई भी जब भीड़ मतलब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर क्या है, भीड़ इकट्ठी तो होती है धीरे धीरे, और जब वो उसका समापन होता है तो एकदम सभी आदमी बाहर निकलते हैं एकदम से एक साथ। तो ये जाते वक्त तो आराम से वो आगे पीछे जाते रहे, तो इसलिए आराम से वो चले गए, कोई असुविधा कोई नहीं हुई, सुविधा अनुसार जा पहुँचे और बैठ गए। और जैसे ही नौटंकी का समापन हुआ तैसे ही एकदम से पब्लिक उठ गई और आप अपने घर के लिए चलने लगी, तो धक्का मुक्की होने लगी। उसी धक्का मुक्की के अंदर क्या नाम है, उसके पैर के एक जूती निकल गई। अब इतनी भीड़ के अंदर धक्का मुक्की में वो आगे निकल गई, जूती पीछे रह गई एक पैर की, और एक पैर पर ही पहरे हुए वो आगे आ गए। अब वो धीरे अपने नंगे, एक पैर से नंगे और एक पैर में जूते पहरे, अब भीड़ से निकला के जैसे तैसे अपने घर पहुंच गई, और वो अपने एक जूती को निकाल के एक तरफ रख दिया, और फिर उसके बाद वो सो गई। दूसरे दिन सुबह राजा का लड़का सैर कर रहा था, तो उसने उस मैदान के अंदर एक स्वर्ण से कढ़ी हुई जूती मोचड़ी दिखाई दी। लेडीज़ की जूती जो होती है पैरों की मोचड़ी, वो दिखाई दी। वो इतनी सुंदर, जो सोने के तारों से बनाई हुई है, जो कसीदा किया हुआ है सोने के तारों से। तो वो सोचा कि भाई ये कोई बहुत बड़े राजा महाराजा की लड़की हो सकती है, इतनी सुंदर है वो मोचड़ी पहनने वाली। और वो तो उसी जूती को देख के ही मोहित हो गया और बोला कि मैंने शादी करनी तो इससे करनी, जो इस जूती की पहनने वाली। अभी क्या काम होता है कि वो न खाता है न पीता है, चुपचाप आसन पट्टी की तरह लेके पड़ जाता है अपने गुमसुम महल में। राजा लड़का की हरकत देख के बहुत परेशान हो जाता है, उसे पूछता है भाई क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई और चीज़ है, किसी ने कुछ कहा है, कोई बीमारी। लेकिन वैद्य डॉक्टर सब दिखाते हैं, किसी सब मना कर देते हैं इससे ही कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उसके दिल की बीमारी एक, भाई मैं तो शादी करूँ तो इससे करूँ, और कहते हुए शर्माता भी है। तो राजा ने अपना उनके यार दोस्तों को बोला कि भाई तुम लोग पता करो इसको क्या बात है, क्या परेशानी है, जो हमें नहीं बता पा रहा है तो शायद आप लोगों को बता दें। तो उन्होंने अपने यार दोस्त से बताया कि भाई यार ये जूती की पहनने वाली है ना, मुझे इससे शादी करनी है। तो ये बात फिर राजा तक पहुंचा दी गई। राजा बोले बस इतनी सी बात है? बोले कोई बड़ी बात ना है। यहीं पे कहाँ मिली है? बोले फलाने ग्राउंड में। बोले यहाँ नौटंकी हुई थी, तो ये इस नगरी की ही दुनिया के नाम मतलब ये आसपास की नगरी की आई है देखने के लिए, तो वही हम पता लगवा लेंगे इसके साथ की जूती किसके घर में है। जिसके भी हो गया उसको तो राजा का लड़का है तो भाज के शादी कर देगा, क्यों चिंता करा है, ये तो करा देंगे हम पक्का। तो निश्चिंत हो और अपने खा पी मस्त रहे। अब राजा ने दूसरे दिन ही दूतों को और उनको सबको आदेश दे दिया, लेडीज़ों को भी, लेडीज़ जो दूत थी और जेंट्स भी, जितने भी इंटेलिजेंस उनकी थी, सबको बोले भेज लगा दिया काम पे। बोले ये सैंपल है जूती का, उसके फ़ोटो बनवा दिए, जो भी दे दिया, और बोले कि इसके साथ की जिसके घर भी मिल जाए उसका पता लगाओ। वो तो अब इसमें ये काम में बोला महिला को काम ज़्यादा होगा, क्योंकि ये महिला की जूती।
तो इसलिए जेंट्स भी लेडीज़ भी सब मतलब एक दूसरे को पता है कि भाई ऐसी जूती कौन पहने, कहाँ पहने, किसके पास देखिए, सब पता लगा रहे हैं धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। अंत में एक जूती उस घर के मतलब जहाँ भी जाते हैं तो अगल बगल की पूरी जानकारी ले लेती, तो पता लगा लिया इस घर का आदमी ऐसे ऐसे परदेश गया हुआ है, इसके और कोई है नहीं है, ये अकेली है, और क्या नाम और कोई इनके रिश्तेदारी में कोई है नहीं, ये है वो है, ऐसे कह के और पता लगा के वो चली गई। और वहाँ जाकर देखता है तो उसकी एक जूती कड़ी हुई मिल गई, और वहाँ बोलते हैं कि मैं इसके तुम्हारे वो लड़के वो मतलब उस लड़के की भुआ हूँ, फलाने की, मैं उसकी भुआ हूँ, और मैं तो उसकी शादी में भी नहीं आ पाई, और क्या बताऊँ, मेरे को तो काम ऐसा था वैसा था, ऐसे ऐसे बहाना बना दिया, क्योंकि उनने तो अपनी पहचान छुपा के रखनी है और सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पक्की। तो बोले कि वो जूती देख लेती है, और बोलते मोचड़ी बोले कि ये इसके साथ की जूती कितना है, एक तो ये रीत है कि दूसरी कितना है, बहुत कितनी सुंदर जूती है, मेरे भाई ने कितनी सोनी ला के दे रखी, कहाँ है इसके साथ की। बोले पता ना, ऐसे ऐसे मैं तो वो देखने गई थी नौटंकी सांग, तो उस समय उस ग्राउंड में के धक्का मुक्के में निकल गई, तो मैं तो फिर ले ना पाई और वहीं कहीं खो गई। बोले अच्छा, तो बिरा बहुत बढ़िया थी, तो संभाल कर लानी थी तुम। तो मैंने फिर मेरा भाई भतीजा कहाँ गया, बोले वो तो ऐसे ऐसे प्रदेश में गया हुआ है माल लेके। बोले यह तो बता, फिर बोले भतीजा आओगे जब मैं फिर आऊँगी मिलन, हैं ऐसे ऐसे कह कर वहाँ से बहाना बना के जाने। वो उधर वो तोता बोलता है ये दूती दूती, भुआ ना है दूती है। तो दूती का मतलब दूत, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो थे। तो बोलते हैं कि ये तो है दूती है, तो बुलाएंगे आओ बोले। तो वो तोता तो खुला था, कह कर बोले मैंने मेरे भतीजा ने भी ये क्या गंदगी चीज़ बाल रखी, और मैं नाक पिंजरा खोले और वो गर्दन मोड़ दी, तो उड़ गए, वो तो खुला था। और बोले कि गर्दन पकड़ के तोड़ मोड़ दी, बोले ये क्या गंदगी है, पूरे गंदगी खिंडाओ घर का, मैं क्या पाल रहा। अब बेचारे निर्दोष मैं न मारे गई, तोता तो बच गया, तोता तो खुला था, वो तो उड़ गया। और तोता वहाँ से उड़ारी भरा और प्रदेश के लिए वो चलना शुरू कर दिया, जहाँ पे भी राजा गया होता उस देश के लिए, जो सेठ गया होता व्यापार करने। इधर राजा वो दूती है जो है उसको निज मकान का पहचान कर गई, और नहीं से तोता उड़ने से पहले क्या काम करता है, वो दूती निकल जाती है, तोता फिर वापस आता है और आगे वो बताता है कि ऐसे ऐसे निशान लगे, तो वो तोता उसको बता देता है अब तो ऐसे ऐसे सभी घरों पे निशान मार दे जैसे तुम्हारे घर के बाहर बना हुआ है, ताकि मैं अब जब तक मैं सेठ को बुला के ले आता हूँ। अब तोता तो वहाँ से उड़ारी ले जाता है और वो सेठानी अपने घर के जैसा चिन्ह हर घरों के आगे लगा देता है। तो वो दूती जाके राज में खबर देती है कि ऐसे ऐसे ये निशान मैं उसके घर में बनाया हुआ है, फलानी नगरी के अंदर है, ऐसे ऐसे है, सारी इन्फॉर्मेशन राजा को जमा करा देती है। तो उसके बाद में राजा वहाँ पे सिपाहियों को देखने के लिए भेजता है कि बोलो चलो। तभी क्या नाम वो देखते हैं तो सिपाही जहाँ भी देखे, जहाँ पे पूरी नगरी के अंदर जिस घर में देखे वही, तो बोले किसका घर का पता लगाएं। राजा को जाके वहाँ देखते हैं कि महाराज वहाँ तो सभी घरों में ये निशान बना हुआ है, हम किसके घर में जाके पता करें, क्या करें। तो राजा फिर परेशान हो जाए, दूती फिर चली जाती है। ऐसे करते 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 मतलब तोता जब तक वो उड़ारी लेते लेते और वो उस देश में पहुंच जाता है, जैसे सिंगापुर में जैसे गया है, तो सिंगापुर से ही अपने सेठ के पास चले जाता है और उसको जाके बोलता है कि वो तू सौदागर जल्दी से जल्दी अपना घर बचा ले, जल्दी से जल्दी चल, सब कुछ छोड़, नहीं तो तेरा घर गया,
तेरी सेठानी को ऐसे 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 परेशानी आ गई रही है, जो कहानी है। अब उसको सारे वृत्तांत बताता है। सेठ तुरंत वहाँ से वापस जहाज़ रवाना कर देता है और अपने घर आ जाता है और अपने सेठानी को बैठा के फिर जहाज़ में बैठा के विदेश के लिए रवाना हो जाता है। और तोते को बोलता है कि भाई आज जो भी मेरा जो मोल चुकाया था आपका सब वसूल हुआ, अब मेरी तरफ से आप फ्री हो, कर्ज मुक्त हो, आप कहीं भी जा सकते हो। अगर हमारे साथ रहना चाहो तो आपकी सेवा होगी, अदरवाइज आपका खुला आसमान है, आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा कह के और राजा सेठ तो अपने रानी को लेकर चल दिए। और राजा बोला भाई ठीक है, मेरे को भी कोई काम है, इसलिए आप अपना काम करो, मैं अपने काम से जा। अभी वो तोता वहाँ से उड़ जाता है और जाते जाते वो रानी के महल में एक दिन जाके पहुँच जाता है। बात पुरानी हो गई थी, काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो रानी के महल में पहुँच जाता है और तो रानी भानुमती वो नहाते हुए देखते कि तोता यहाँ कैसे आ गया। एकदम से छज्जे पे बैठा, उसको दिखाई दिया तो उसने बोला भाई ना, इसने तो उससे कोई तोता एक भी छोड़ा नहीं। लेकिन रानी ने उसको महल में आने से मना कर दिया था, तो वो डर गया। जो सहीस था, जो राजा बने वहाँ था, नकली राजा, तो वो डर गया, वो तो महल में आ नहीं रहा था। और रानी ने उस समय तोते को देखते के साथ में कहा, राजा भोज हो तो मेरे पास आए, मेरे बाजुओं पे आ बैठे। तोता तुरंत वो उसके पास आया और रानी ने उसको पुचकारा, उसके आंसू टड़क गए तोते की आंख से। तो रानी को भी आंसू आ गए और कहने लगी, महाराज क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ आपके साथ, मुझे सारी कहानी बता सकते हो? तो बोला ऐसे ऐसे, ये जो है सहीस है, ये हमें मालूम नहीं था, इसने धोखे से विद्या सीख ली और रास्ते के अंदर ऐसे ऐसे छल कपट से मेरे को ऐसे उसके प्रैक्टिकल करने के लिए बोला। मैंने जैसे ही अपना शरीर छोड़ा और मैं चूहे के शरीर में घुसा, तो इसने के नाम अपना शरीर छोड़ के मेरे शरीर में घुस गया। और मैं फिर ये मेरे को मारने के लिए प्रयास किया, तो मैं भाजता भाजता एक तोते का मरा हुआ शरीर दिखाई दिया, तो मैं अपना शरीर चूहे का छोड़ के उसमें घुस गया। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे चले गया, तो मैं तोतों को भी ऐसे ऐसे हुआ। तो उसमें भी क्या नाम, मैंने पादे को समझाया कि मैं अपना मोल आपको है कि आपको सारे तोतों का पैसा वसूल करा दूंगा, लेकिन मेरे को राजा के पास ना ले जा। पादरी भी मेरी बात मान गया और उसने दूसरी नगरी के अंदर ऐसे ऐसे मेरे को बेच दिया। मैंने उस सेठ साहूकार के यहाँ जाके अपने उसका कारोबार बढ़वा दिया, उसका घर बचवा दिया। अब मैं वो कर्ज मुक्त होके अभी यहाँ पे आया हूँ। तो अभी क्या करना है? रानी ने बोला है कि राजा ने बोला है कि एक काम करना, मैं यहाँ छुपा रहूँगा, देख ऐसी जगह छुपाओ जहाँ मैं देखता रहूँ, जहाँ से मुझे सब कुछ दिखाई दो, इस आंगन के अंदर ही। उसको क्या नाम बोले कि एक वो बुलवाओ और महल में बुलवाओ और उससे बोलो कि क्या सीख के आए हो, चला वो हमें भी तो दिखाओ, प्रदर्शन करके दिखाओ, तभी मैं मतलब अपने वास्तविक खोज में आ सकता हूँ, जैसे ही वो शरीर छोड़ देगा, अदरवाइज नहीं। तो तुम एक काम करना, एक बकरा मंगा के रखना और उस बकरे का क्या नाम गला घुटवा के उसको उसी समय ख़त्म करा देना और क्या नाम उसको बोल देना ठीक है अब ये तुम करके दिखाओ। जैसे ही वो बताता है कि ये विद्या आया हूँ, तो वो बकरा मंगा लेना और बकरे का क्या नाम गला घोट के और उसका बांध के रखना और उसको गला घोट के उसका प्राण ख़त्म कर देना। उसके बाद में बोलना है कि भाई आप अब ये आ गया शरीर, अब आप करके दिखाओ। जैसे ही वो राजा वाला शरीर छोड़ता है और बकरे के शरीर में घुसता है, मैं उसी समय राजा की खोड़, अपने तोते की खोड़ छोड़ के और मैं अपने राजा वाले शरीर में घुस जाऊंगा। तो और इसी प्रकार से मैं अपने घोड़ में वापस आ सकता हूँ। तो ये काम ध्यानपूर्वक करना है। रानी ने ऐसा ही किया। राजा को वहाँ पे एक
आड़ में छुपा दिया जहाँ से राजा आराम से देख सके, लेकिन राजा कोई नहीं देख सके। और उसने दरबार में खबर भेज दिया कि रानी साहिबा ने बुलाया है। सही जो राजा बना बैठा था वो बड़ा खुश होके आया और उसने आके वही पैर की जूती निकाल के बाहर और दरवाजे में आके झुकते हुए बोला, जी महारानी साहिबा आदेश। तो रानी जी बोलते, बैठो महाराज, क्या बात है, 6 महीने हो गए आपको आए, क्या विद्या सीख के आए हो, क्या ना सीख के आए हो, कभी तोते मरा रहे हो, कभी कुछ करा रहे हो, हमें पता ही नहीं चले आप क्या सीखा है, क्या ना सीखा है, क्या विद्या सीख के आए हो। कम से कम हम आप अर्धांगिनी हैं तो हमको तो पता होना चाहिए आप हमारे आदमी में क्या क्या गुण है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या विद्या सीखी। तो बोला, जी मैं तो प्राण छोड़ के दूसरे शरीर में घुसने का सीख के आया हूँ। तो बोले, हमें करके दिखाओ फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें करके दिखाओ फिर। तो बोले कि उसके लिए तो शरीर चाहिए। बोले ठीक है भाई, जाओ रे बकरा खरीद के ले आओ। एक बकरा मंगाया गया, उसको बांध के रखा। बोला इसका गला घोट के इसका प्राण ख़त्म करो। उसको गला घोट के उसका प्राण ख़त्म कर दिया और बकरा वहीं चित्त पड़ गया। बोला कि अब ये शरीर तो ये तैयार हो गया, बोलो अब। तो बोला ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ जिंदा होके बकरा बन के, दिखाओ। उसने जैसे ही राजा का शरीर छोड़ा और बकरा का शरीर धारण कराया, वैसे ही राजा ने तोता का शरीर छोड़ के और तुरंत राजा भोज अपने शरीर में प्रवेश कर गया। और ये देखते साथ में बकरा मिमियाने लगा। अगर राजा तो आ गया वापस। अब वो मिमियाने लगा, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब वो बांध भी रखा था, अब महल में से जाए भी कहाँ, चारों तरफ पहरेदार भी हैं। अब तोता को ना बकरे को वहाँ से बांध लिया और बांध के उसके बाद में उसको ले जाके पंचायत वो दरबार लगाया गया। दरबार के अंदर उसको पेश किया गया और उसको बोले भाई राजा ने अपना पूरा वृत्तांत उसको सुनाया कि भाई ऐसे सही था और इसने मेरे साथ साथ ये गद्दारी करी और मैं ये परेशानी झेल के इसी तरह से वापस इस शरीर में आया हूँ। तो आप बताओ, इसको आप प्रजा लोग ही बताओ, इसको क्या दंड दिया जाए। तो बोला कि महाराज अगर इसको फांसी दे दे तो ये एक मतलब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब उसको तड़फेगा नहीं। जिस तरह से आपको तड़फाया है ना इसने, इसको भी इस तड़फा के मारना चाहिए। इसलिए इसको बोले मेन दरवाजा में लटका दो जिंदे को, और जो वहाँ सूखे जूत रखो, जो कोई निकलेगा वो 5 जोत मारेगा, जो वापस आएगा वो 5 जोत मारेगा। घुसते समय भी और बाहर निकलते समय भी इस पर 5 जोत मारेगा, ये फरमान लगा दो। तब से क्या नाम ये प्रचलन चल आ रहा है, पीढ़ियाँ गुजर गई लेकिन वो प्रचलन ख़त्म नहीं हुआ। राजा का आदेश वही चल रहा है कि बोले ऐसे गद्दार आदमी को भी यही सज़ा मिलेगी। तो ये कहानी थी राजा भोज की, पहले दिन की। पंडित जी ने सुनाई और नायिका से बोले कि आपको संतुष्टि हुई या ना हुई। तो नायिका बोले कि जी महाराज बिल्कुल सच कहा आपने और मेरी संतुष्टि पूर्ण रूप से है और मैं आपके साथ आगे चलूँगा। बोला ठीक है और सो जा। और काफ़ी रात बीत गई। उसके बाद विश्राम धाम गया और अगले दिन के तैयारी में के लिए अपने सोने के लिए विश्राम करने चले गए। ये था आज का पहला किस्सा। कहानी कैसी लगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे नई नई कहानियाँ सुनाता रहूं, और लाइक करें, शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई है तो आपका मैं इसी तरह मनोरंजन कराता रहूं। आपका साथी महेंद्र सिंह, धन्यवाद।